आंकड़ों का सारा खेल है। सत्ताधारियों को जब जब सत्ता जाने का डर सताने लगा तब तब आंकड़े छुपाए जाते रहे। जब कोविड में सैकड़ों हजारों शव गंगा में बह रहे थे तब आंकड़े छुपाए गए। जब महाकुंभ में भगदड़ मची और हजारों लोग लापता हो गए, सरकार ने कहा 30 लोग ही मरे हैं। चश्मदीदों ने कहा, किसी ने कहा करीब 600-700 लोग मरे हैं तो किसी ने कहा 1000-1500। विपक्ष ने कहा 2000 मरे हैं। तो आखिर सच क्या है, ये पता लगाने के लिए PUCL यानी पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने जांच पड़ताल की है और अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि 30 या 60 नहीं बल्कि 1000 लोग महाकुंभ की भगदड़ से लापता हैं। क्यों दक्षिणपंथियों द्वारा, बाबाओं द्वारा, बीजेपी नेताओं के द्वारा ज्यादा से ज्यादा संख्या में कुंभ जाने के लिए प्रोत्साहित या कहें मजबूर किया गया? क्या आप 40 करोड़ 50 करोड़ श्रद्धालुओं के लिए तैयार भी थे? VIPs के लिए तो ऐसी ऐसी सुविधाएं थी और आम वोटर्स को आपने कीड़ा मकोड़ा समझ लिया। और सबसे बड़ा झूठ कि ये कुंभ 144 साल बाद लगाया गया है, जिसको लेकर अखिलेश यादव का बयान भी आया है। उसका सच पूरा क्या है, क्या और खुलासे PUCL की रिपोर्ट में किए गए हैं? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने हिंदू मठ प्रमुखों के साथ मिलकर प्रयागराज में 2025 में होने वाले महाकुंभ मेले को एक दुर्लभ खगोलीय संयोग के कारण 144 साल बाद हो रहे एक आयोजन के रूप में दिखाया है। हम इस घटना के खगोलीय पहलू को स्वीकार या अस्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि यह लाखों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, लेकिन पिछले 3 दशकों में यह पहली बार नहीं है कि ऐसा दावा किया गया हो। आदित्यनाथ सरकार द्वारा 2023 में प्रकाशित एक दस्तावेज और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कैग की एक ऑडिट रिपोर्ट ने इलाहाबाद में 2013 के मेले को महाकुंभ मेला माना था और कहा था कि ये 144 साल बाद आयोजित किया गया था। ऐसे में किसे 144 साल बाद वाला महाकुंभ माना जाए, किसे नहीं, ये अब सरकारें अपने हिसाब से तय करेंगी। वोटर को लुभाने के लिए उसे धार्मिक बनाकर और फिर धर्म का डर दिखाकर वोट लेने की साजिश शायद इस बार बुरी तरह फेल हुई है। 2027 यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी की शुरुआत बीजेपी के लिए अच्छी नहीं रही है। हिंदू धर्म में कुंभ के मेले की मान्यता बहुत ज्यादा है। 2018 में आदित्यनाथ सरकार ने भाजपा की भगवा राजनीति के तहत इसके महत्व को बढ़ाने के लिए अर्ध कुंभ का नाम बदलकर कुंभ कर दिया। 1 साल बाद सरकार ने प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन किया, जिसे इसके भारी राजनीतिकरण के लिए याद किया जाएगा, क्योंकि आदित्यनाथ ने परंपरा को तोड़ते हुए अपने मंत्रिमंडल की बैठक मेले के दौरान संगम के घाट पर आयोजित की, जो आमतौर पर राजधानी लखनऊ के सचिवालय में आयोजित होती है। आदित्यनाथ ने इस साल भी मेले में कैबिनेट बैठक आयोजित की है। भाजपा ने ढिंढोरा पीटा कि 2025 का महाकुंभ मेला 144 साल के अंतराल के बाद होने वाला मेला है। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि आखिरी ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट 1881 में हुआ होगा। लेकिन क्या ये सच है? 2023 में आदित्यनाथ के यूपी में शासन शुरू करने के 6 साल बाद उनकी सरकार ने गाइडलाइंस फॉर मैनेजिंग क्राउड्स एट इवेंट्स ऑफ मास गैदरिंग 2023 टाइटल से एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया था। 60 पेजेस के इस डॉक्यूमेंट को स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने पब्लिश किया था और इसके कवर पर आदित्यनाथ की एक बड़ी चमकती हुई तस्वीर लगाई थी। समाजवादी पार्टी के शासन में जब 2013 का महाकुंभ मेला आयोजित किया गया था, उस दौरान इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई थी, जिसका जिक्र करते हुए डॉक्यूमेंट में कहा गया है 2013 के आयोजन को महाकुंभ मेला माना गया, जो हर 144 साल में एक बार ही आता है। ये 55 दिनों तक चला और इसमें 100 मिलियन तीर्थयात्रियों के शामिल होने की उम्मीद थी, जिससे यह उस समय दुनिया में लोगों का सबसे बड़ा अस्थायी जमावड़ा बन गया। 2013 कुंभ मेले के संबंध में CAG की परफॉर्मेंस ऑडिट में भी इस आयोजन को महाकुंभ मेला बताया गया है, जो उस साल 14 जनवरी से 10 मार्च तक 55 दिनों तक आयोजित किया गया था। अब चूंकि इसे महाकुंभ का नाम दिया गया और CAG रिपोर्ट में कहा गया था कि महाकुंभ मेला हर 144 साल बाद लगता है, तो जब एक महाकुंभ 2013 में लग चुका है तो अगला 144 साल बाद 2157 में लगाना चाहिए। हालांकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स द्वारा 2013 के महाकुंभ मेले पर एक बुक पब्लिश की गई, कुंभ मेला मैपिंग द एफेमेरल मेगा सिटी। इसमें कहा गया है कि 2001 वाला मेला महाकुंभ मेला था, जो 144 साल के बाद आयोजित किया गया था। वरिष्ठ ब्रिटिश पत्रकार मार्क टुली ने अपनी बुक द कुंभ मेला में इलाहाबाद के 1989 के महाकुंभ मेले को कवर करने के अपने अनुभव को दर्ज किया है। पुस्तक के पृष्ठ 12 पर टुली ने लिखा है कि कैसे पुजारियों का मानना था कि 1989 वाला मेला 144 सालों के बाद आयोजित किया जा रहा है। टुली ने लिखा कि पंडितों ने कहा कि 1989 का कुंभ मेला 144 सालों बाद सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस बार सितारों और ग्रहों की स्थिति विशेष रूप से शुभ है।
मैंने पंडितों की भविष्यवाणियों को और मेलों की तैयारियों पर आधिकारिक रिपोर्ट पढ़ी थी, इसलिए जब मैं बड़े स्नान के लिए एक सप्ताह पहले इलाहाबाद पहुंचा तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि प्रशासक, पत्रकार, धार्मिक नेता और स्थानीय पादरी सभी इस बात से चिंतित थे कि इस बार लाखों लोग शायद ही आएं। हालांकि उत्तर प्रदेश सूचना विभाग द्वारा बनाई गई 1989 के मेले पर एक डॉक्यूमेंट्री में 1989 के आयोजन को पूर्ण कुंभ बताया गया है, महाकुंभ नहीं बताया गया। अब बात कर लीजिए इस बार के यानी 2025 के मेले की। प्रयागराज 2025 के महाकुंभ मेले की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इस आयोजन के 144 साल बाद आयोजित होने के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं है। फिर भी सरकार और अखाड़ा परिषद के सदस्य लगातार एक ही रट लगाए हुए हैं कि ये 144 साल बाद आयोजित किया जा रहा है। प्रयागराज जिले की वेबसाइट पर भी लिखा है, प्रयागराज में हर 6 साल में आयोजित होने वाले कुंभ और हर 12 साल में होने वाला महाकुंभ इस धरती पर तीर्थयात्रियों का सबसे बड़ा जमावड़ा होता है। सबसे हालिया महाकुंभ मेला 2013 में आयोजित किया गया था और अगला मेला 2025 में होने वाला है। महाकुंभ मेला 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट पर कहा गया है, महाकुंभ मेला एक पवित्र समागम है जो हर 12 साल में आयोजित होता है। अब अगर आखिरी महाकुंभ मेला 144 साल पहले यानी कि 1881 में आयोजित हुआ होता, जब देश पर अंग्रेजों का राज था, तो शायद उनके अभिलेखों में इसका उल्लेख होता। लेकिन 1911 में अंग्रेज अधिकारी एच.आर. नेविल द्वारा पब्लिश्ड इलाहाबाद के गजेटियर में भी 144 साल का जिक्र नहीं है। गजेटियर के अनुसार अंतिम कुंभ मेला 1906 में आयोजित हुआ था, जो कि 2025 के कुंभ मेले से 119 साल पहले का है, 144 साल पहले का भी नहीं है। सब कुछ पता होने के बाद भी जनता को गुमराह किया गया और बिना इंतजाम के करोड़ों की भीड़ इकट्ठा कर ली गई, जो कारण बनी हजारों लोग लापता हुए और मारे गए। पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश के प्रशासन की वजह से भारत की छवि धूमिल हुई है, क्योंकि जब मौनी अमावस्या की रात प्रयागराज में कुंभ मेले की भव्यता अपने चरम पर थी, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर आस्था की भीड़ उमड़ी हुई थी। लेकिन 29 जनवरी की सुबह श्रद्धा और विश्वास की चादर के नीचे एक भयावह सच्चाई करवट ले रही थी। उसी वक्त जब श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे और दूसरी ओर एक और नजारा चल रहा था। सफेद रंग में चमचमाती गाड़ियां, नीली लाल बत्तियां और पुलिस कर्मियों की लंबी लंबी कतारें। महामंडलेश्वर राजनेता और वीआईपी स्नान के लिए आ रहे थे और उनके लिए भीड़ को बेरहमी से रोका जा रहा था, जो भगदड़ का कारण बन गया। जब भीड़ ने पैंटून पुलों की ओर रुख किया तो उन्हें यह नहीं पता था कि सुरक्षा के नाम पर उन्हें एक फंदे की ओर धकेला जा रहा है। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए। 30 में से कई पुल बंद कर दिए गए थे बिना किसी सूचना के। लाखों श्रद्धालु एक संकरे रास्ते में फंस गए, जहां हवा में सांसें घुट रही थीं और जमीन पर पैर टिक नहीं पा रहे थे। आगे निकलने की जद्दोजहद में लोग एक दूसरे को कुचलते चले गए, लेकिन मौत सिर्फ भगदड़ से नहीं आई थी। मौत उस लापरवाही में छिपी थी जिसने संगम किनारे एक बारूदी ढांचा खड़ा कर दिया। एक एक सेक्टर में हजारों लोग सांस लेने को तरस रहे थे। आस्था का मेला अब लाशों का गुमनाम संग्रहालय बन चुका था। 29 जनवरी के दिन जब सूरज की पहली किरणें जब संगम के शांत जल पर पड़ी, तब तक जमीन पर चप्पलें, फटी साड़ियां और खून के धब्बे गवाही दे रहे थे कि रात किसी अनकही त्रासदी से गुजरी है। शवों के ढेर पड़े हुए थे जिनकी पहचान की जानी बाकी थी। सैकड़ों चेहरों पर चिंता और दर्द की लकीरें खिंची थीं। वो अपनी मां, बहन, बच्चों की तलाश में एक गुमशुदगी की दीवार से दूसरी तक भटक रहे थे। कुंभ, जो आस्था का प्रतीक होना चाहिए था, उस दिन अव्यवस्था, लापरवाही और एक डरावनी साजिश की गवाही दे रहा था। सुबह की पहली आरती की गूंज संगम तट पर फैल रही थी, लेकिन उस गूंज में दर्जनों आवाजें खो चुकी थीं, कुछ हमेशा के लिए। भगदड़ की वो दहशत जिसने कुंभ को शमशान में बदल दिया, उसकी शुरुआत अचानक नहीं हुई थी। ये लापरवाही और कुप्रबंधन की एक धीमी प्रक्रिया थी, जो प्रशासन की चकाचौंध भरी घोषणाओं के पीछे सिसक रही थी। लेकिन प्रशासन की घोषणाएं बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, सब नियंत्रण में है। बस 30 लोगों की मौत हुई है, बस 30 लोग। लेकिन हालात और पोस्टमार्टम रजिस्टर की स्याही कुछ और कह रही है, और यही उजागर किया है पीयूसीएल की एक रिपोर्ट में। पीयूसीएल की उत्तर प्रदेश स्टेट यूनिट ने अपनी जांच में पाया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मौतों की वास्तविक संख्या छिपाने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया है। शवों को अलग अलग पोस्टमार्टम केंद्रों में भेजा गया और कुछ मामलों में इसमें भी हेरफेर किया गया कि कौन सा शव कहां से मिला और कितनी तारीख को मिला। जब स्वरूप रानी अस्पताल में पीयूसीएल के सदस्यों ने रजिस्टर में अज्ञात मृतकों की तस्वीरें देखी, शवों की हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि इन लोगों की मौत कुचल कर हुई है। लेकिन अब इस अस्पताल में एक नोटिस लगा दिया गया है कि आप शवों की तस्वीर नहीं ले सकते, न ही उन्हें देख सकते हैं। साथ ही पोस्टमार्टम सेंटर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी और न ही किसी अधिकारी से बातचीत करने की अनुमति थी। यहां तक कि मृत व्यक्ति के परिजनों को भी
शवों को देखने नहीं दिया जा रहा। PUCL रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय समाचार पत्रों में छपी यह खबर देखिए। बिहार की एक महिला तीर्थयात्री सुनैना देवी लापता थी और उसके परिजनों को पोस्टमार्टम केंद्र से बार बार लौटा दिया गया, लेकिन जब वे एक शक्तिशाली व्यक्ति के हस्तक्षेप से पोस्टमार्टम केंद्र में अंदर जाने में सफल हुए तो वे सुनैना देवी का शव खोजने में भी सफल हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भगदड़ के दिन से लेकर अब तक 1000 से ज्यादा लोग लापता बताए गए हैं। PUCL के सदस्यों ने स्वरूप रानी अस्पताल और पोस्टमार्टम सेंटर पर लगे लापता लोगों के विवरण की तस्वीरें खींची और उसमें दिए गए मोबाइल नंबरों पर संपर्क किया तो उन्होंने पाया कि बहुत से लोग अभी भी लापता हैं। परिजनों का कहना है कि सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिल पा रही है, नहीं सरकार ये बता रही है कि वो मर गए हैं या जिंदा हैं। महाकुंभ में भगदड़ वाले मामले से पहले उत्तर प्रदेश सरकार तीर्थयात्रियों का स्वागत करते हुए बड़े जोर शोर से प्रचार कर रही थी और कह रही थी कि उन्हें इस महाकुंभ मेले में करोड़ों लोगों के आने की उम्मीद है। बार बार अपना आंकड़ा पेश कर रही थी, लेकिन अभी तक मरने वालों की सूची जारी नहीं कर पाई है। इस पर सवाल इसलिए भी पूछना लाजमी है कि जब प्रशासन बार बार CCTV द्वारा कवरेज का जोर शोर से प्रचार कर रहा था और इस आयोजन पर लगभग 7,500 करोड़ रुपए खर्च कर इसे डिजिटल चमत्कार कह रहा था, क्या सरकार के उन CCTV कैमरों ने कुछ नहीं देखा? क्या इन CCTV कैमरों से ये नहीं पता लगाया जा सकता कि कितनी जगह भगदड़ हुई? सरकार ने भगदड़ की सिर्फ एक जगह को स्वीकार किया है, लेकिन एक YouTube चैनल ने झूसी में एक अन्य जगह से चप्पलों और कपड़ों के ढेर को हटाए जाने की फुटेज दिखाई, जिसे सरकार ने अभी तक नकारा नहीं है। चैनल ने जिन चश्मदीदों से बातचीत की थी वे रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए हैं। डेक्कन हेराल्ड ने भीड़ के दबने की तीसरी घटना सेक्टर 10 में GT रोड पर होने की एक रिपोर्ट की थी, जहां महामंडलेश्वर के लिए रास्ता साफ किए जाने के दौरान कम से कम 3 महिलाओं की मौत हो गई थी। 7,500 खर्च कर दिए गए, लेकिन सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को अपनी एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें कहा गया है कि संगम का पानी पीने योग्य तो छोड़िए, अब नहाने योग्य भी नहीं बचा है। CPCB की रिपोर्ट में बताया गया है कि पानी में फेकल कोलिफॉर्म का स्तर काफी ज्यादा पाया गया है। तर्क दिया जा रहा है कि इस समय क्योंकि संगम में करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं, इस वजह से फोकल कोलिफॉर्म की मात्रा बढ़ गई है। लेकिन इस सब के बावजूद भी कुंभ में आने वाले लोगों की संख्या में कोई कमी नहीं आ रही है। सरकार ने अनुमान 45 करोड़ का लगाया था, लेकिन अभी तक 53 करोड़ के करीब श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। बड़ी बात यह है कि अभी भी 8 दिन बचे हैं। ऐसे में आंकड़ा 60 करोड़ के पार भी जा सकता है। ये कुंभ मेला जो आस्था का प्रतीक माना जाता है, आज दर्द और बेबसी की एक भयावह तस्वीर पेश कर रहा है। लाखों लोग हर कोने से उमड़े थे, अपनी श्रद्धा के साथ अपने विश्वास की डोर थामे, लेकिन वो आस्था, वो श्रद्धा अब आंखों में आंसू बनकर बह रही है। न जाने कितने राज्यों से आए ये लोग अपने गुमशुदा प्रियजनों की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। गुमशुदा व्यक्तियों के केंद्र, अस्पतालों के गलियारे, मुर्दा घरों की ठंडी दीवारें, सब कुछ छान मारा, लेकिन न कहीं अपना पाया, न कोई सही जानकारी मिली। जब प्रशासन से सवाल किया तो जवाब में खामोशी मिली और कभी कभी उस खामोशी को तोड़ने के लिए डांट फटकार भी, मानो ये लोग अपनों को नहीं बल्कि कोई गुनहगार को ढूंढ रहे हों। और इस दौरान बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े दावे किए गए, मंचों पर शंखनाद हो रहा था, मंत्रोच्चार गूंज रहे थे, और वहीं दूसरी ओर लोग अपनों की तस्वीरें हाथ में लिए, आंखों में उम्मीद की आखिरी लौ लेकर मदद की गुहार लगा रहे थे। प्रशासन ने वो आवाजें भी खामोश कर दी। विडंबना देखिए, जब सरकार साजिश की बात कर रही थी तब प्रयागराज के आम लोग इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे थे। मस्जिदों के दरवाजे खुले, चर्च ने अपने हॉल में जगह दी, विश्वविद्यालयों के छात्र मदद के लिए आगे आए, भूखे को खाना, थके को आसरा। ये वो काम था जो व्यवस्था को करना चाहिए था, लेकिन इस व्यवस्था ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने भी हाथ खड़े कर दिए, मानो वो भी इस पीड़ा को देखने से इनकार कर रही हो। मानवाधिकार आयोग जो ऐसी घटनाओं में आगे आकर आवाज उठाता है, वो भी चुप है। सवाल यही है, जब आस्था को आयोजन में बदल दिया जाता है, जब जिम्मेदारी को साजिश की कहानी में लपेट दिया जाता है, तब दर्द और बेबसी के सिवा क्या बचता है? धन्यवाद।